हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को सिखाने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बिहाफ पर आज के इस लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, वो टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर की जान है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ उसको बेहतर तरीके से सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से इसी टाइप का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ध्यान से समझिएगा, आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, ज्ञात करना, टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिएगा क्या है और क्या इसमें हमें करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स की बातें याद होंगी जब मैंने आपको बताया था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, और जहां आपको सिखाया गया था कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। तो याद करिए डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि अगर ए हमारे पास कोई आव्यूह है और उसमें किसी आव्यूह बी से मल्टीप्लाई किया जाए और हमें आई प्राप्त हो जाए, मीन्स तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो ये जो बी होता है वो ए का इनवर्स कहलाता है, और बी को हम लोग ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ऐसा आपको बताया गया था। ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, वैल्यू क्या आनी चाहिए? आई आनी चाहिए। ऐसी डेफिनेशंस आप लोगों को बताई गई थी। और अगर आपको डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स की बातें याद हो तो आपको सिखाया गया था कि ए इनवर्स को फाइंड करने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। एडजॉइंट ए को फाइंड करते हैं, उस एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से जब हम डिवाइड करते थे तो हमें ए इनवर्स फाइंड हो जाता था। अब इस ए इनवर्स को फाइंड करके हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इक्वेशन को सॉल्व किया था। यह डायरेक्ट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए भी कई सारे क्वेश्चन में गिवन होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथड हम लोगों ने सीखा था वह सहखंडों का यूज करके, कोफैक्टर्स का यूज करके हम लोगों ने सीखा था। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो आपको यहां सिखाए गए हैं वो चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो, डियर स्टूडेंट्स उन ऑपरेशंस का यूज करते हुए हमें किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का, किसी भी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखना है। ध्यान दीजिए सभी लोग, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट्स तो वहां पर लिख करके भी आएगा आप लोगों के लिए कि इस दिए गए आव्यूह का आप व्युत्क्रम फाइंड करिए। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आपको फाइंड करना होगा, लेकिन इस मेथड का यूज करके नहीं फाइंड करना होगा। आपको कैसे फाइंड करना होगा? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? किसी दिए गए वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा। तो आइए समझते हैं कि किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम को ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक पंक्ति और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, सपोज करिए आपको ए कोई मैट्रिक्स गिवन है। ए हमारे पास क्या है? कोई मैट्रिक्स है और हमें इसी का ए इनवर्स फाइंड करना है। ध्यान देना सभी लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको डियर स्टूडेंट्स ए इक्वल टू ऐसे आई ए लिख दिया जाता है। ए इक्वल टू क्या रख लेते हैं? आई ए। अब दोनों साइड में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं, ध्यान देना। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन दोनों साइड में यूज करते हैं। ये ए ही लिखा रहता है, यहाँ ए आपका मैट्रिक्स लिखा हो। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5 और हमें इसी का इनवर्स निकालना है। तो इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ ए आपका क्या होगा? 2, 3 होगा, 4, 5 होगा, इक्वल टू यहाँ आई लिखेंगे 0, 0, 1 और यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अब होगा क्या कि हम इस साइड और इस साइड दोनों साइड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके ये जो मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स इसको हम ये बनाएंगे 1 0 0 1 बनाएंगे।
तो यहाँ पर कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई भी कुछ भी आ जाएगा और यहाँ ए रहेगा। अब सोचो इस ए में किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आई प्राप्त हो रहा है। तो जो मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में भी लगाया जाएगा, राइट साइड में भी लगाया जाएगा। तो ये जो आपके पास सेट, ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स को हम बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो ऑपरेशन इधर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करेंगे। तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, लेकिन ये मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आई आ रहा है, इसलिए यही जो मैट्रिक्स यहाँ बन जाता है यही इसका इनवर्स कहलाता है, यही इसका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। ये प्रोसेस होती है। तो क्या करना डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिख देना, दोनों साइड में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करना और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना। जब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है उसी को डियर स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने हम लोगों को एलिमेंट्री, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिखाया है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिखाया है सर आपने हमको, और साथ ही साथ सर आपने हमें एलिमेंट्री, ध्यान देना, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी सिखाया है। तो सर अभी आप लोगों ने आपने केवल और केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करी, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात आपने क्यों नहीं करी? तो सुनो दिए स्टूडेंट, ध्यान समझो आप लोग। देखिए जब आप ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा इस केस में आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, ध्यान दीजिएगा, इस केस में आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करिएगा। और जो ए इक्वल टू ए आई लिखिएगा तो इस केस में बच्चों एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर आप यूज करिए, हम तो हमेशा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही बताएंगे, बाकी कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एग्जाम में पर्टिकुलर कभी कभी लिख करके ये आ जाता है कि डियर स्टूडेंट्स वहां पर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके ज्ञात प्रदत्त, तो करना ही पड़ेगा, इसलिए दोनों प्रोसेस आपको आनी चाहिए। कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को लगा होगा कि किस तरीके से यहां पर हमें किसी दिए गए मैट्रिक्स, किसी दिए गए आव्यूह का हमें किस तरीके से इनवर्स फाइंड करना है। कुछ कुछ डियर स्टूडेंट्स आइडिया आपको लग रहा होगा। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किसी दिए गए मैट्रिक्स, किसी दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है, इनवर्स ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स और उसका इनवर्स फाइंड करके हम आपको दिखाते हैं। ध्यान से समझिए सभी लोग। यहाँ पे ए इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, वो मैट्रिक्स कौन है देख लेते हैं। यहाँ पर 1 0 0 है, 1 1 0 है, फिर 0 1 और 1 है। देन वी हैव टू फाइंड, देन फाइंड ए इनवर्स। ध्यान दो, तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स मींस इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। अच्छा, आपको एक बात याद है, आपको सिखाया गया था कि हम सभी मैट्रिक्स, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, सभी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते कि हम कोई भी मैट्रिक्स ले लें उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर लें। आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तभी इसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और इस तरह के मैट्रिक्स को आपको बताया गया था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो बहरहाल चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका इनवर फाइंड करना है, सो इनवर निकालना पॉसिबल होगा, ये इसीलिए हम लोगों से कह रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ए ये आपका है, यहाँ लिखिएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक। अब देखो ध्यान से, आई की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर। आई कौन होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर ए लिख दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ एक आपको रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ किया क्या जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स में और इस वाले मैट्रिक्स में दोनों साइड में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। और यह जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसे
हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। इस वाले को हमारा फोकस इस पर रहेगा, लेकिन जो वर्क आप इधर करेंगे वही वर्क आप इधर करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो देखो ये यहाँ 1 होना चाहिए, आइडेंटिटी में है यहाँ 0, यहाँ 0 सब सही है, यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, R1 में से R2 क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाई R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए ध्यान से क्या आएगा, इंप्लाइज दैट का साइन लगाइएगा, यहाँ 1 ही बचेगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा -1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 1 1 0 0 1, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर बच ही जाएगा, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा जब आप माइनस करेंगे, तो जब यहाँ आप लोग डियर स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा -1, यहाँ 0 0 0 1। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 बचा, 0 में से -1 तो -1 बचा, 0 में से 0 तो 0 हो गया। अब क्या प्रॉब्लम हुई भैया, यहां 0 होना चाहिए और यहां भी 0 होना चाहिए। तो ये R3 दिख रहा है आपको, R3 और ये दिख रहा है आपको क्या डियर स्टूडेंट्स, R1। R3 और R1 को ऐड करें तो यहां भी 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग, बाई R1 चेंज इंटू R1 प्लस R3। R1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, R1 प्लस R3 कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, यहां करोगे ये 1 आएगा, यहाँ करोगे 0, इसको स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा। तो ये तो चेंज हुआ नहीं है, ये ऐसे ही बच जाएगा 0 0 1। अब जो काम आपने वहाँ किया वही काम यहाँ भी करिएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 0 प्लस -1 -1, ये और ये करोगे 1 आएगा। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये आपका वैसे ही रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, आइडेंटिटी बन चुका है, केवल यहाँ और 0 चाहिए। तो अब क्या करें, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या करें, R2 में से, ध्यान दो यहां लिख देंगे बाई R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3, ये हमें यहां पर करना है। तो देखो क्या मिलेगा, ये R1 में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही है, इसको लिख दीजिए ऐसे 1 0 0 लिख देंगे, और यहाँ 0 में से 0 गया 0, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही काम जब इस साइड में करेंगे इक्वल टू का साइन लगा करके, तो क्या मिलेगा, शायद इधर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा इधर करता हूं, देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, दिस सिंप्लाइज दैट, यहां आप क्या कर रहे हो, R2 माइनस R3 कर रहे हो ना, R2 माइनस R3 कर रहे हो, ठीक है। तो R1 तो चेंज नहीं होगा, 1 0 0 ही रहेगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 0 1 आएगा, और इक्वल टू का साइन जब लगेगा यहाँ पर तो ये माइनस करेंगे तो 1 -1 और 1 आएगा। यहाँ जब माइनस करेंगे आप लोग, R2 में से R3 माइनस करें ना, 0 0 और यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 0 1 आ जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ डियर स्टूडेंट्स कुछ गलत हो रहा है। चेक करते हैं एक बार कि हमारा आंसर कहाँ पर गलत हो रहा है। 1 -1 1 आ रहा है, 0 1 -1 आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर से ज़रूर हुई है। पहला स्टेप तो हमने सही किया, दूसरे स्टेप में हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या, R1 प्लस R3 करना था, R1 प्लस R3 करना था, तो सही तो किया है मैंने। R1, एक मिनट चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन यही था 1 1 0, यहाँ से एक बार चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जो किया है वो सही है। एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ, 1 1 0 है, 0 1 1 है, 0 0 1 है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 किया है। तो 1 में से 0 माइनस हुआ 1, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 0 में से 1 माइनस हुआ -1 आ गया। बाकी 0 1 1 वैसे है, 0 0 1 ऐसे है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। ये देखो यहाँ पर गलत हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 था, ये 1 कहाँ चला गया, 1 तो वहीं रहेगा ना, ये गलत हो गया है। 0 1 और 0 यहाँ रहेगा, ये हमने गलत कर दिया था, क्योंकि R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 हुआ है,
तो इसका मतलब ये है कि R2 तो चेंज नहीं हुआ, 0 1 0 और 0 0 1 ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हमने क्या किया था, R1 चेंज इंटू R1 प्लस R3 किया था, तो R1 चेंज हुआ था, R1 प्लस R3 ये ऐड हुआ, 0 ही आया, ये ऐड हुआ, यहाँ 0 आया, 0 1 1 वही है, 0 0 1 वही है। तो यहाँ पर जब R1 प्लस R3 हम करते तो ये 1 आता और ये -1 आता, ठीक। एक सेकेंड, ये 1 आता आया है, ये आपका -1 आता आया है और ये आपका 1 आता आया है, और यहाँ पर क्या होता हमारा 0 आता, 1 आता और क्या आता डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 0 आता और 0 0 1 हमारे पास बच जाता। अब R1 को हमने क्या चेंज किया, R2 माइनस R3, इधर तो हमने सही किया है। अब बाकी यहाँ पर आपके पास 1 -1 1 था, अब यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 1, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए 1 -1 1 0 1 -1 0 0 1। अब करेक्ट आंसर आ गया। अब देखो ये चीज जो आपको मिली है, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, और ये मान लो B है तो ये A है, तो B इंटू A करने पर I आ रहा है, तो B हमारा क्या होगा, A इनवर होगा। तो B जो हो जाएगा वो आएगा 1 0 0 -1 1 0 1 -1 और 1। तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करने के लिए करते समय अगर कहीं पर मिस्टेक नहीं करेंगे, जैसे हमारे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एलिमेंट्स को ही हमने गलत लिख दिया था, तो आपकी समस्या नहीं होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में यही करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर करेंगे उतने ही आसानी से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आइए मैं इसी क्वेश्चन को आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाए कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों केस में डियर स्टूडेंट्स आंसर उतना ही आएगा, प्रोसेस वही होगी जो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है। तो आइए एक बार इसी क्वेश्चन में मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। या एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को ना लेकर के दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी बहाने हमारा एक क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाएगा, और आप लोगों को टास्क में तो क्वेश्चन देना ही देना है। आइए समझते हैं और भी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और उन पर हम लोग डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। एक द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ A इक्वल टू एक छोटा सा एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स 1 3 2 एंड 7, ठीक, ये है हमारे पास। और हमें क्या करना है, इसे डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें क्या फाइंड करना है, A इनवर। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसे हम क्या करेंगे, A इक्वल टू AI के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो A का मतलब कितना होगा 1 3 2 7, और यहाँ A की वैल्यू पुट नहीं करी जाएगी। I कितना होगा 1 0 0 और 1। अब सोचो हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, ये जो लेफ्ट में मैट्रिक्स दिख रहा है, ये बाईं तरफ डियर स्टूडेंट जो आपको आव्यूह दिख रहा है, इस आव्यूह को हमें क्या करना है, इस आव्यूह को हमें तत्समक आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। सबसे पहले एक एक एलिमेंट को आप चेक करते चलेंगे, और मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इसमें यूज करने चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करूंगा, ठीक, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का इस क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। अब सबसे पहले इसको 0 कर, एक एक एलिमेंट को सोचते चलिएगा। क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं बाई C2 चेंज इंटू C2 माइनस 2 C1। C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में से सब्ट्रैक्ट करने चल रहा हूं। देखो क्या मिलेगा आपको, ये तो C1 तो चेंज हुआ नहीं, वो लिख दो C2 चेंज हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें से माइनस किए 0, 3 2 जा 6 7 में से माइनस करोगे आ जाएगा आपका 1, सही है। अब यहां आपको A मिलेगा, वही सेम वर्क, C1 में चेंज हुआ नहीं, C2 में चेंज हुआ है, C2 में से 2 C1, तो C2 ये है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, बाकी यहाँ डियर स्टूडेंट्स 1 ही बचेगा। ये हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, 0। इसके लिए क्या करें हम बताइए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। अब की लिख लीजिए आप लोग बाई C1 चेंज इंटू C1 माइनस 3 C2। C2 को 3 से मल्टीप्लाई करके C1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 1 आएगा,
यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। दिस इक्वल टू यहाँ डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा a। अब ध्यान देना यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 3 तो यहाँ -3 आ जाएगा, -2 और कितना आएगा 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब ये हमारा I हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो यहाँ पर B जो होगा वो कौन होगा, A इनवर होगा। देयरफॉर A इनवर का हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7 -3 -2 और 1। ये तो सेकेंड ऑर्डर का था मैट्रिक्स, द्वितीय कोटि का था, इसलिए इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने फाइंड कर लिया 7 -3 -2 और 1, ये इसका आंसर भी आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया और आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। एक मैंने आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके सिखा दिया, एक एलिमेंट्री कॉलम का यूज करके हमने डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सिखा दिया। अब आपको एक एग्जाम्पल और करके दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल और करके दिखा देता हूँ जो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, और उसको एक और करके आप लोगों को दिखा देता हूं। उसके बाद फिर आपको टास्क में कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिससे आप लोग जो है आसानी से कर पाएंगे। और अब की बार मैं कुछ कंसेप्ट भी आपको बताते चलूंगा, उसको आप लोग मेरे साथ समझते चलेंगे तो आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है डियर स्टूडेंट्स। वो मैट्रिक्स कौन है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 1 1 1 है, उसके बाद 3 4 3 है, 3 4 3 है, और उसके बाद 3 3 4 है, 3 3 4 है। क्वेश्चन को जरूर चेक कर लीजिएगा। 1 1 1 3 4 3 3 3 4। हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले इसको a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर मैं यूज करने वाला हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, शार्ट में लिख देता हूं। यहां मैं यूज करने वाला हूं ERO मीन्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ध्यान से समझिए कि इसके बाद आप लोगों की बारी आने वाली है। तो आइए वैल्यू पुट करिए और इसको सिंप्लीफाई करिए आराम से। ठीक है, समझिए ए की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है हमारे पास 1 1 1 हो गया, 3 4 3 हो गया, 3 3 4 हो गया। फिर देखो आई की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, और यहाँ क्या लिखा जाएगा a। अब आप ध्यान से समझिए, हमारी एक एक बात को सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और राइट हैंड साइड में अप्लाई करना होता है, और हमें इसको तत्समा काव्य भी बनाना। तो एक एक अवयव पे ध्यान देते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए कैसे, इसको देखो ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ 1 होना चाहिए, 1 है, यहाँ 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें या R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा काम बन सकता है। तो मैं एक काम करूँगा कि R1 में से भी R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और R2 में से भी R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और फिर देखूंगा क्या हमें मिलेगा। एक एक एलिमेंट को देखते जाइएगा। देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां करने वाला हूं बाई R1 चेंज इनटू R1 माइनस R3 एंड R2 आल्सो चेंज इनटू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। समझिएगा, यहां पर R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट करो, यहां कितना आ जाएगा। देखो ये गलती तो हो रही है, ये गलती हो रही है। ये देखो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ अलग करना चाहिए, इसको नहीं चेंज करना। देखो ध्यान से, R2 चेंज करो, R2 चेंज करो, और कैसे करो R2 माइनस R1 करो, फायदा भी अपने आप आपको दिखेगा। और उसके बाद R3 को चेंज करो और यहां पर R3 माइनस R1 करो, तो आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो ये 1 आपका खराब हो जाता, क्योंकि 1 यहां चाहिए। अब इसको करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए ध्यान से, क्या R1 तो चेंज हो नहीं रहा है, तो 1 3 3 इसको बना रहने दीजिए। अब R2 चेंज हो रहा है, R2 में से R1, मतलब इस वाले में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 में से 1 माइनस होगा, 0 आएगा, और 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, फिर 3 में से 3 0। अब देखो यहाँ आपको 0 चाहिए था मिल गया, 1 चाहिए था मिल गया, 0 चाहिए था, कितना अच्छा काम हो गया। अब R3 में से R1 को भी सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, और यहाँ 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1। देखो कितना अच्छा काम एक ही बार में हो गया हम लोगों के दिमाग को लगाने से। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ 0 चाहिए
और यहाँ 0 चाहिए। अब पहले तो यही काम इधर भी कर लीजिए, नहीं तो हम लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। R1 में कोई चेंजिंग हुई है? नो सर, 1 0 0 कर दो। R2 में कोई चेंज हुई है? हाँ, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, -1 आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ 0 आएगा। R3 में से भी R1 सब्ट्रैक्ट हुआ, -1 0 और 1 ही आएगा। चलो इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 0 चाहिए, तो एक काम करते हैं, R1 चेंज इंटू R1 माइनस 2R2 कर देते हैं। 2 नहीं 3 करना पड़ेगा। इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो यहाँ 1 ही आएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 3 ही रहेगा, और कुछ करना भी नहीं है। 0 1 0 0 0 1, इतना काम सबका हो गया। यहाँ भी चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 से करोगे 3 और 1 -3 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। ये तो चेंज हुआ नहीं है, तो -1 1 और 0, -1 0 और 1, इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पर ए लिखते रहिएगा। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ और 0 चाहिए, तो देखो यहाँ क्या करें, देखो ध्यान से, बाई R1 चेंज कर दीजिए, R1 में से 3 R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिल जाएगा। इसमें कोई चेंज होगा नहीं, ध्यान दो, इस थोड़ा इधर लिखे नहीं, दिखेगा नहीं उधर, दिस इम्प्लाइज दैट का साइन लगा कर लीजिए। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 1 0 होगा, यहाँ 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जब होगा तो देखो क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कुल मिला के 7 आ जाएगा, यहाँ पे -3 ही रहेगा, और यहाँ करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा। इसको करेंगे तो फिर -1 1 और 0 आ जाएगा, और यहाँ -1 0 और 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको a मिल जाएगा। तो ये जो आपको मिला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, 7 -3 -3 -1 0 -1 0 और 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग, हियर यहाँ पर ये चीज़ हमें i मिल गई, ये हमारा b यहाँ a हो गया, तो यहाँ पर a इनवर जो होगा वो कौन होगा? b होगा। तो a इनवर की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी वो क्या मिलेगी? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। ठीक, ये है डियर स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करने का तरीका। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आज के टास्क में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा और आपसे बोलूंगा कि उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, उसका आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अभी थोड़ी सी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनवर्स आप लोगों को फाइंड करना चाहिए। आइए समझिए, पहले आप लोग आज के टास्क को नोट करिए, टूडेज टास्क। ठीक, आज का टास्क नोट करिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक, इसका आपको क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, एक और देखिए, यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ठीक, ये है, और इसका आंसर भी यहाँ देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 1 -2 -2, और उसके बाद -1 3 3 0 -4 ये इसका आंसर होगा। ये दो क्वेश्चन आज के टास्क में रहेंगे, आप लोग इनको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है या नहीं है, आप इसको सॉल्व कर पाए या नहीं। मैंने अभी बताया कि कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया a = IA लिखिए या a = AI लिखिए, दोनों में से कोई एक, ये या ये। अब इसमें हमें ERO यूज़ करना होता है, इसमें हमें ECO यूज़ करना होता है।
मीन्स इसमें हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और इसमें हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में या तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे या तो हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन का दोनों का यूज नहीं करेंगे। क्या करना होता है, लेफ्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स लिखा होता है उस लेफ्ट में लिखे हुए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। आपको एक एक एलिमेंट पर ध्यान देते हुए चलना है और इस बात को ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि अगर कहीं कोई आपका चेंज हो गया, मतलब जहां आप 0 चाह रहे थे अगर वहां 0 हो चुका है तो आप उसको डिस्टर्ब मत करिए, आगे की प्रोसेस को करते रहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेंदी भी होंगे। और अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक पे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा तो आपके टॉपिक डियर स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स और भी बचे हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स पे भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। प्रीवियस कुछ दिनों से लेक्चर जो था वो डिसकंटिन्यूअस चल रहा था, कंटिन्यूअसली मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रेगुलर लेक्चर आप लोगों को मिले और आपका बेहतर तरीके से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके और आपका टेस्ट हो सके। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते